दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्किटेक्ट शुभम मिश्रा पर। मैं हूं शुभम मिश्रा और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि रिलेटेड है हमारे बिल्डिंग और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट से। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन का इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ती जा रही है, इन सभी टॉपिक पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से शहरों का काफ़ी तेज़ी से विस्तार हो रहा है और बिल्डिंग आसमान छू रही हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल को तो इम्प्रूव कर रही हैं, बट इन सभी डेवलपमेंट की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। बिल्डिंग इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बिल्डिंग के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के टाइम पर भी कई सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को क्रिएट करते हैं। पहला है एनर्जी कंजम्पशन। हमारी बिल्डिंग ग्लोबल एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा कंज्यूम करती है। जनरली ट्रेडिशनल बिल्डिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर डिपेंड करती हैं, जिससे कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है। दूसरा है रिसोर्स डिप्रीशन। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पानी और लैंड एरिया, दीज आर फाइनाइट रिसोर्सेज, अर्थात ये सब धरती पर सीमित मात्रा में है। नए बिल्डिंग की कंटिन्यूअस डिमांड की वजह से इन सीमित संसाधनों की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। थर्ड इशू की बात करें तो वो है वेस्ट जनरेशन। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट जनरेट करता है, जो कि खदान से एक्सट्रैक्शन के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, फिर ट्रांसपोर्टेशन के समय और लास्ट में कंस्ट्रक्शन के टाइम पर भी काफ़ी मात्रा में वेस्ट जनरेट होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर टूटे ब्रिक्स, टाइल्स वेस्ट, ग्लास वेस्ट, पेपर एंड प्लास्टिक वेस्ट, स्टोन वेस्ट, कंक्रीट वेस्ट इत्यादि कई प्रकार के वेस्ट निकलते हैं और इन सभी कंस्ट्रक्शन वेस्ट का मैनेजमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और साथ में एक और इशू के बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो है एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन मशीनरी और साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन साइट भी एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वहाँ की सॉइल लूज हो जाती है और जिसकी वजह से सराउंडिंग एयर में डस्ट फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ जो लूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं जैसे कि सैंड, इन सभी मटेरियल को प्रॉपर कवर करके रखना चाहिए और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर रेगुलर बेसिस पर वाटर स्प्रिंकल करना चाहिए, जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री केवल एयर को ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाला रन ऑफ भी नियर बाई वाटर सोर्सेज को प्रदूषित कर सकता है। ये सभी फैक्टर्स हमारे इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को खतरे में डाल रहे हैं और हमें इनके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। इससे साफ साफ समझ में आता है कि अब हमें कुछ तो करना होगा, वरना हमारे फ्यूचर जनरेशन को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। To tackle these environmental challenges, green building rating system have emerged as a crucial tool. तो जो कई सारे ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम हैं वो इसको कंट्रोल करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब इन सारी इश्यूज़ को देखते हुए ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जिसकी वजह से सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो कि अपने विशाल रिसोर्सेज के उपयोग के लिए जानी जाती है, वही अब ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के कारण बदल रही है। ये रेटिंग सिस्टम किसी बिल्डिंग की सस्टेनेबिलिटी को मेजर और वेरीफाई करने के गाइडलाइन के रूप में काम करते हैं, जिसमें सस्टेनेबल डिज़ाइन और बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस की का भी ध्यान रखा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी रेटिंग सिस्टम हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं।
सबसे पहले अदर कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें से कुछ प्रमुख रेटिंग सिस्टम है लीड, अर्थात लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, जो कि यूनाइटेड स्टेट की और साथ साथ पूरे वर्ल्ड लेवल की इम्पॉर्टेंट रेटिंग सिस्टम है। अन्य की बात करें तो ग्रीन स्टार ऑस्ट्रेलिया की, ब्रीम अर्थात बिल्डिंग रिसर्च एनवायरमेंट असेसमेंट मेथड यूके की, कैस्पी अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट सिस्टम फॉर बिल्डिंग एनवायरमेंट एफिशिएंसी जापान की, और पर्ल रेटिंग एस्टीडेमा यूए की प्रमुख बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, जो कि वहाँ की बिल्डिंग को सस्टेनेबल बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने देश भारत के बारे में। अर्बनाइजेशन का तेज बढ़ना इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज भी है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जारी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट 2021 टू 2030 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ तेजी से अर्बनाइजेशन भी हो रहा है। सेंसस 2011 के अनुसार लगभग 377 मिलियन लोग अर्थात 37.7 करोड़ लोग, जो कि कुल जनसंख्या का 31.16% शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इंडिया में कुल 53 सिटी एग्लोमरेशन है, जिनमें 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, और दिल्ली मुंबई को मिलाकर 6 ऐसे अर्बन एग्लोमरेशन हैं जहां 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, और 2030 तक इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 600 मिलियन लगभग 60 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है। और उसी के साथ ही ये सिटीज़ इंडिया के टोटल जीडीपी का 70% जनरेट करेंगी। लेकिन इस अर्बनाइजेशन के साथ ही आने वाले चैलेंजेस में एक प्रमुख बात ये भी है कि ये सिटीज़ इंडिया के टोटल ग्रीन हाउस गैस अर्थात टोटल जीएचजी इमिशन का 70% ये सिटीज़ अकेले ही करेंगी, जो कि इंडिया के लिए आने वाले टाइम पर एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। हाउसिंग एंड बिल्डिंग बोथ रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल एक देश की अर्थव्यवस्था के एसेंशियल पार्ट होते हैं और इन्हें ग्रोथ एस्केलेटर के रूप में भी जाना जाता है, जो सीधे तौर पर लोगों की लाइफ क्वालिटी पर असर डालते हैं। इंडिया हैबिटेट थर्ड नेशनल रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंग भारत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जिसमें हाउसिंग भी शामिल है, वो जीडीपी में 8% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है और कुल कामगारों में से 12% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 2016 में पब्लिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिल्डिंग दुनिया भर की एनर्जी आउटपुट का 1/3 पार्ट कंज्यूम करता है और कुल जीएचजी एमिशन का लगभग 20% उत्पादन अकेले करता है। बढ़ते हुए एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज, बाढ़, लू, आंधी इत्यादि की वजह से बिल्डिंग सेक्टर में क्लाइमेट एडाप्शन मेजर्स को मेन स्ट्रीम में लाकर इम्प्लीमेंट करना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। इसी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट 2021 टू 2030 रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक जो 50% इमारत बननी है, उनमें से आधी अभी तक बनी ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि आने वाले समय में घर और कमर्शियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा और इंडिया में लगभग 80% ग्रीन हाउस गैस का जनरेशन प्रेजेंट एनर्जी डिमांड से होता है, जिसमें कोल, नेचुरल गैस और ऑयल शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आने वाली एक स्टैट्यूटरी बॉडी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अर्थात बीईई के अनुसार इंडिया में कमर्शियल बिल्डिंग में बिजली का इस्तेमाल 9% प्रति वर्ष की दर पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नीति आयोग के अनुसार रेजिडेंशियल सेक्टर में बिजली का इस्तेमाल 2047 तक 6 से 13 गुना तक बढ़ने की संभावना है। इसलिए भारत के रियल एस्टेट सेक्टर को क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा, खास करके इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम करके और दूसरे रिसोर्सेज के इस्तेमाल में भी कमी करके।
इसमें हीटिंग और कूलिंग के लिए बिजली के कंजम्पशन को कम करना, लैंड और मटेरियल के डिमांड में कमी करना, साथ ही साथ एनर्जी प्रोडक्शन को क्लीनर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना होगा, जैसे कि सोलर पीवी, सोलर थर्मल, विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, वेस्ट टू एनर्जी इत्यादि। इंडिया में बिल्डिंग सेक्टर के लिए कई पॉलिसीज़ और कोड्स बनाए गए हैं जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी और बिल्डिंग डिज़ाइन को गाइड और रेगुलेट करते हैं, जैसे कि मॉडल बिल्डिंग बायलॉज, नेशनल बिल्डिंग कोड अर्थात NBC, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड अर्थात ECBC, इको निवास संहिता और BE द्वारा जारी किए गए कई स्कीम शामिल हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड अर्थात ECBC 2017 ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु स्थितियों होने के कारण भारत को 5 क्लाइमेटिक जोन में कैटेगराइज किया है, जैसे कि हॉट एंड ड्राई, वार्म एंड ह्यूमिड, कंपोजिट, टेम्परेट और कोल्ड। इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग इंडोर थर्मल कंफर्ट कंडीशन की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बिल्डिंग की एनर्जी डिमांड भी अलग अलग होती है। भारत में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक इंडिजीनियस ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी, जो बढ़ते हुए एनर्जी स्ट्रेस और घटते हुए प्राकृतिक संसाधन का स्थायी समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और साथ ही साथ सस्टेनेबल और इंडियन आर्किटेक्चर को भी बढ़ावा दे। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने 2005 में ग्रिया रेटिंग सिस्टम अर्थात ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट डेवलप किया और 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने ग्रिया को इंडिया का नेशनल रेटिंग सिस्टम इंडोर्स किया। इस कदम का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हैबिटेट एंड एनर्जी इफिशिएंट सोलर बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना था, जो कि देश के ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार उपयुक्त हो। भारत में अन्य प्रमुख ग्रीन रेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो है IGBC अर्थात इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जो कि CII द्वारा रन किया जाता है, और एसोचैम ग्रीन एंड इको फ्रेंडली मूवमेंट अर्थात जेम रेटिंग सिस्टम शामिल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस ग्रीन बिल्डिंग के इवैल्यूएशन और असेसमेंट मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम सब एक साथ मिलकर अपने कर्तव्य को समझें और इस मंच के माध्यम से अपने भारत और दुनिया को एक सुंदर, स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर सारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए साथ मिलकर कुछ अच्छे की शुरुआत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल आर्किटेक्ट शोन्स के साथ। धन्यवाद।